हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में संविधान सभा और भारत के बारे में, भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 1 जो है 1 से 4 आर्टिकल था और आज हम भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता से संबंधित बातें दी गई है। तो हम लोग जानेंगे कि नागरिकता कहते किसको। नागरिकता एक्चुअली किसको कहा जाता है। नागरिकता जो है, जो कोई भी देश अपने मूल निवासी को, अपने देश के जो व्यक्ति है उसको कुछ विशेष अधिकार देते हैं, उसी को नागरिकता बोला जाता है। जो हमारे देश में नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है, जिससे सब हमारे देश में बहुत सारे कानून है जो अदर विदेशी देशों से ला करके उसका इसमें समावेश किया गया है। तो उस प्रकार नागरिकता जो हमारे देश में किससे लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 to 11 भाग 2। देखिए अनुच्छेद 5 में क्या कर रहा है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान लागू हुआ उससे 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। जैसे भारत का जो संविधान लागू हुआ उससे पूर्व कोई व्यक्ति अगर भारत में 5 वर्ष पूर्व से रह रहा, संविधान लागू हुआ उससे 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष पूर्व से भारत में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको भी उसके लिए नागरिकता का प्रदान किया, जिसमें हम सभी आते हैं। जो हम सभी के दादा परदादा होंगे उसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए मेनली रूप से आर्टिकल 6 और 7 इसका कोई वैल्यू रह चुका नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान जिस समय बना था उस पाकिस्तान के संदर्भ में अनुच्छेद 6 और 7 अनुच्छेद जो है 7 की चर्चा की गई। जैसे देखिए पाकिस्तान से भारत आए लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले अन्यथा आवेदन, देखिए जो पाकिस्तान से अगर कोई भारत आ चुका है, कब, 19 जुलाई 1948 से पहले, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत आ चुका है तो उसको पूर्णतः नागरिकता दे दी जाएगी। बट उसके बाद अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आ रहा है, इंडिया में आया उस समय, उसको आवेदन दे करके नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ा था। तो अनुच्छेद 6 हो गया। अनुच्छेद 7 कर रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले लौटा। जैसे भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आपको पता है कि पाकिस्तान अलग हुआ, मतलब उस समय बहुत सारे व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में रहना पसंद किया, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद उसको पता चला कि नहीं, हमारे लिए इससे अच्छा इंडिया ही था, इसीलिए वहाँ जा करके फिर इंडिया में वापस आ गया। जो 16 जुलाई 1948 के बाद आया, 16 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो या फिर संविधान लागू होने से पहले आ गया हो, उस सबको जो है नागरिकता दे दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले लौट आए हो, उसको अब इसका कोई काम रह नहीं गया है, लगती है अब इसका कोई वैल्यू। अब कुछ दिनों के बाद इस दोनों अनुच्छेद का इस संविधान संशोधन करके इस दोनों अनुच्छेद को हटा दिया जाएगा और कुछ अन्य चीज को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 देखिए विदेश भ्रमण एवं नौकरी। अगर हम लोग विदेश जाते हैं हम लोग विदेश भ्रमण करने जाते हैं तो हमारी नागरिकता नहीं खत्म होगी। चाहे हम लोग वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं तो हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी जब तक कि वहाँ की हम लोग नागरिकता न ले लें। हाँ एक चीज़ है, अगर हम लोग वहाँ पे जाए और कंटिन्यू 7 सालों तक अगर अपने देश में ना आए तो हमारी नागरिकता खत्म हो सकती है। बट अगर हम लोग विदेश भ्रमण पर जाए या विदेश में नौकरी करने जाते हैं तो हमारी नागरिकता खत्म नहीं, जो अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 में विदेशी नागरिकता लेने पर अगर कोई व्यक्ति विदेश में जा करके वहाँ पे बस गया और वो विदेशी नागरिकता ले लिया तो ऑटोमेटिक हमारे इंडिया की नागरिकता उसके पास से छीन ली जाएगी, नागरिकता खत्म ली जाएगी। क्योंकि हमारे संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई, जो आपको भी पता है, कल बताए थे कि हमारा देश जो है एकल नागरिकता से संबंधित है। और जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। ब्रिटेन के संविधान से लेकर स्वाभाविक है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और हमारे इंडिया में भी एकल नागरिकता है। जो सिर्फ एक ही देश में, हमारे देश में सिर्फ नागरिकता जो सेंट्रल लेवल से, मतलब केंद्र सरकार, मतलब हम लोग भारत के नागरिकता है, हम लोग स्टेट बाय स्टेट है, हम लोग स्टेट बाय स्टेट में निवास करते हैं। हम लोग बिहार के वासी है, ना कि हम लोग बिहार के नागरिकता लेकर के बिहार में रह रहे हैं या कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो उसके पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता होगी, ऐसी नहीं है। नागरिकता हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे जो केंद्र सरकार देती है और बिहार के हम लोग वासी है तो बिहार में हम लोग रहते हैं, तो ऐसा होता है। अनुच्छेद 9 हो गया विदेशी नागरिकता लेने पर हमारा नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 10
देश विरोधी कोई कार्य ना करे। मतलब अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही मतलब अपने देश के खिलाफ कोई बोल देता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उस पर अगर वह उसमें दोषी पाया जाता है तो उसकी नागरिकता को ऑलरेडी जो है खत्म कर दिया जाता है। देश विरोधी गतिविधियों में अगर वो शामिल होता है तो अनुच्छेद 10 के तहत उसको वो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अगला है अनुच्छेद 11, इसमें कानून संसद बनाएगी। देखिए इसमें ऐसे हर कुछ हमारे देश में कानून संसद को ही बनाने का अधिकार है, लेकिन संसद कानून बनाएगी लेकिन यह किसके ये कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? गृह मंत्रालय को दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ही संसद के द्वारा पेश किए गए कानून पर नागरिकता से संबंधित कोई भी चीजें जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो गृह मंत्रालय ही इस कानून को बनाएगी और किसके संसद से 2/3 बहुमत से पास करा करके उस किसी भी कानून को बनाया जाएगा। देखिए ये तो हो गया नागरिकता उस समय कैसे कैसे लिया जाना था। लेकिन अब आगे क्या है, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। जैसे देखिए नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां क्या क्या है। जैसे जन्म से कोई व्यक्ति अगर किसी का व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ, जैसे उसके माता पिता का जन्म या हम लोग इसमें जन्म के आधार पर जैसे में हम सभी इसमें आ जाते हैं, हम सभी जो है क्या है, हम सभी जो है जन्म से ही भारत के नागरिक है। दूसरा है वंश के आधार पर। देखिए 1955 का अधिनियम आया था और नागरिकता संबंधी अधिनियम जो है, नागरिकता अधिनियम जो 1955 में बना था, नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। लेकिन वंश के आधार पर उस हमारा समाज आज भी पितृसत्तात्मक है, इसीलिए पिता के जन्म स्थान पिता के जन्म के अनुसार यानी कि पिता के वंश के अनुसार से ही किसी को नागरिकता मिलती थी। लेकिन 1986 के संशोधन के द्वारा 1986 में फर्स्ट संशोधन किया गया। 1986 में प्रथम संशोधन जो है 1986 में किया गया। इसमें भी इसको खत्म नहीं किया गया। वंश के आधार पर मतलब पिता के वंश के आधार पर इसमें नागरिकता मिलती थी। पंजीकरण मतलब विवाह, मतलब किसी व्यक्ति का अगर विवाह यहाँ पे इंडिया में हुआ, किसी भी व्यक्ति का विवाह इंडिया में हुआ और कंटिन्यू 7 सालों तक अगर इंडिया में रह गया तो उसको वह यहाँ का नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार उसके पास हो जाता है। वंश यहाँ पे हो गया वंश के आधार पर पिता के वंश के आधार पर जो 1986 में आया था जो कानून 1986 के अनुसार से सिर्फ पिता अगर इंडिया का होगा तो दूसरा पंजीकरण मतलब 7 साल 7 ईयर मतलब कोई भी इंडिया में शादी करके 7 साल रह गया, रजिस्टर करवा लिया तो वह इंडिया का नागरिक हो जाएगा। देशीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन, मतलब जैसे कोई भी विदेशी व्यक्ति इंडिया आया, जैसे किसी क्षेत्र में जैसे कला के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो या संस्कृति के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र, जैसे हम अदनान समी को ले सकते हैं जिसको 2019 का पद्मश्री भी मिला हो, जो पाकिस्तानी है, तो वो कला क्षेत्र से संबंधित है। तो वो जो देसी जिसमें रहते रहते इसमें देश प्रेम की भावना जागृत हो चुकी है और वो भारत के नागरिक बनने योग्य हो जाता है। जिस कंट्री में उसको 10 ईयर्स रहना पड़ता है, 10 ईयर्स, 10 साल रहने के बाद ही उसको नागरिकता मिलेगी। एक है अर्जित भूमि मतलब जैसे अगर मान लीजिए अभी भारत है, अगर इस कुछ नए क्षेत्र को भारत से बाहर के कुछ नए क्षेत्र अगर इंडिया में मिल जाए तो उसको ऑटोमेटिक जो है क्या होता है, उसको नागरिकता मिल जाती है। जैसे कल बताए थे सिक्किम जो है भारत का अंग नहीं था, लेकिन 1974 के 35वां संशोधन के अनुसार से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 1974 में बनाया गया, 35वां संशोधन। लेकिन उसके अगले साल बाद 35वां संशोधन 1974 द्वारा सह राज्य बनाया गया और 1975 में जो है एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार से 22वां राज्य सिक्किम बना। तो उसके जब सिक्किम बन गया तो उसके नागरिकों का नागरिकता का प्रावधान ऑटोमेटिक बन गया, मतलब वह इंडिया के नागरिक ऑलरेडी वह बन जाएगा। अगर वो बाहर विदेशी भूमि अगर अर्जित भूमि मतलब विदेशी, जैसे एग्जाम्पल में हम सिक्किम को ले सकते हैं, देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रथम संशोधन 1986 में जो हुआ था, जो सिर्फ पिता के जन्म के अनुसार यानी पिता के वंश पर ही था, लेकिन इसका विरोध किया गया। लेकिन इसके बाद जो है माता पिता दोनों के, माता पिता दोनों में से कोई अगर इंडिया का हो तो उससे क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगी। एक इसका प्रावधान कब किया गया, 1992, मतलब दोनों में से कोई माता या पिता। जैसे मान लिया जाए
शिखर धवन इंडिया के हुए, शिखर धवन इंडिया के हैं। तो 1986 के अनुसार से शिखर धवन को नागरिकता तो मिल जाती है उसके बाल बच्चे को, लेकिन यहाँ पे प्रथम संशोधन, लेकिन सानिया मिर्जा को क्या नागरिकता मिल पाती है? नहीं, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक था। तो उसी के अनुसार से कानून बनाया गया था 1986 का ये। तो इसका विरोध होने के बाद 1992 में इस कानून को चेंज कर दिया गया। माता पिता में से दोनों में से कोई भी अगर इंडिया का नागरिक हो तो उसके बच्चे को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1986 के संशोधन के अनुसार से सानिया मिर्जा को उस समय के अनुसार सानिया मिर्जा की शादी हुई तो उसके जो बाल बच्चा होंगे तो उसको उसके बाल बच्चा को नागरिकता या नहीं मिलती, उसकी नागरिकता कहाँ मिलती? पाकिस्तान से मिलती है। इसीलिए अब उसको खत्म करके 1992 में उसको खत्म कर दिया गया। अब 1992 के बाद 2003 में एक संशोधन किया गया था, नागरिकता संबंधी संशोधन। इसके बाद 2005 में नागरिकता संबंधी संशोधन आया था। इसके बाद आपको पता ही होगा 2019 जो 11 दिसंबर 2019 11 दिसंबर को जो CAA जो लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना, उसके लेकर बहुत सारा विरोध हुआ था। इसमें भी कुछ नए कानून लाए, जैसे पहले किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे कंटिन्यू जैसे कुछ खास धर्मों का छोड़ दिया, मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, इस सब धर्म को छूट दिया। पहले 10-11 साल कंटिन्यू रहना पड़ता था, लेकिन अब इस सब के उम्र को इस संशोधन के अनुसार से घटा करके क्या कर दिया गया, मात्र उसको अब 5-6 साल रहना पड़ेगा इंडिया में। तो उसके बाद उसको इंडिया में मतलब इसके अनुसार 2014 से पहले जो भी आए थे वह इंडिया के अब नागरिक हो सकते हैं। 2014 से पहले जो भी आए हैं जो इंडिया के अब नागरिक हो सकते हैं। इस प्रकार से आज ये हमारा नागरिकता चैप्टर खत्म हुआ। अब होली का समय है तो अब होली के बाद अब क्लासेस लेंगे। अब अगर हमारे जो 2 वीडियो डाले गए थे संविधान सभा के बारे में, संविधान का गठन किया गया है, और दूसरा वीडियो था आर्टिकल 1 to 4 जिसमें भारत एक राज्यों का संघ है, भारत के राज्य क्षेत्र इत्यादि की चर्चा की गई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखेगा तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अब होली के बाद मिलते हैं। हैप्पी होली आप लोगों को। जय हिंद।